नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 26 दिसंबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि भारत का पहला पूर्ण जैविक का दर्जा पाने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन थे लक्षद्वीप, सिक्किम, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो इसका आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य भारत का पहला राज्य है जिसे पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त है। इसके साथ ही हमने अभी हाल ही में देखा कि पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना जिसको पूर्ण रूप से जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 की थीम क्या है। ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत और जलवायु परिवर्तन, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान, आत्मनिर्भर भारत और विश्व शांति के लिए विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत 22 दिसंबर को की गई। 22 दिसंबर को रामानुजन श्रीनिवासन रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी और अभी 25 दिसंबर को इसका समापन किया गया और इसके समापन का संबोधन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इसके समापन पर संबोधन किया गया किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा विज्ञान भारती के सहयोग से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। 2015 में पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को मनाया गया था। इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी। इसके साथ ही इसका उद्देश्य वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना और छात्रों के वैज्ञानिक करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के दौरान एक डाक टिकट जारी किया। ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यह मूल रूप से 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के बाद यह मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का मूल नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। प्रधानमंत्री ने इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया और एएमयू को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। तो इस वीडियो पर, आज की वीडियो पर हम लाइक का टारगेट 50 लाइक का रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और 50 लाइक ज़रूर दीजिए हमारी इस वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और इस कार्ड के माध्यम से यूज़र गोल्फ कोर्स, जिम, स्पा, रेस्तरां में सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं और यूजर्स राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता डेबिट कार्ड के साथ रियायती स्वास्थ्य चेकअप का भी लाभ उठा सकते हैं। यहीं एक दृष्टि एनपीसीआई पर डालें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है और इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत जो की गई वो भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के द्वारा भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के द्वारा इसको स्थापित किया गया ताकि भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान संरचना को स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही देखें तो एनपीसीआई की कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार रहीं कि एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन किया जा सकता है और
विभिन्न प्रकार के फंड्स का निर्बाध रूप से आवागमन किया जा सकता है। व्यापारिक भुगतान भी किया जा सकता है यूपीआई के माध्यम से, जो एनपीसीआई के अंतर्गत संचालित होता है। ऐसे ही भीम ऐप भी इसी के अंतर्गत संचालित होता है, जो यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली है, और इसके द्वारा लोग डिजिटल तरीके से पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसे ही IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल 24 घंटे 7 दिन किया जा सकता है, और यह सेवा ग्राहकों को बैंक और आरबीआई द्वारा अधिकृत प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ताओं के माध्यम से तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करता है, जो कि NPCI के अंडर आता है। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो आज की वीडियो का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को होता है ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत, वसंत विषुव, शरद विषुव। तो इसका आंसर होगा शीत अयनांत। 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है। इस प्रकार की घटना पृथ्वी पर अपनी धुरी के घूर्णन के कक्षीय तल से 23.5 डिग्री के कोण के झुकाव के कारण देखने को मिलता है। 21 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव सूर्य के विपरीत झुका होता है, इसीलिए यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम आता है। अगर यदि हम इस चित्र पर देखें तो यह पृथ्वी का अक्ष है जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है, और इससे कक्षीय तल से अगर एक कोण बनाए तो ये 23.5 डिग्री का कोण बनता है। ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, और इक्वेटर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और ये दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य के विपरीत और झुका हुआ है, जैसे कि इसके कोण पर हम देखें तो पृथ्वी का जो झुकाव है वो कुछ इधर है और इसका झुकाव ऐसे बना हुआ है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में तिरछा पड़ता है और इसके साथ साथ कम भी पड़ता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में दिन छोटे हो जाते हैं और शीत ऋतु का आगमन होता है। इसके विपरीत यदि देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका ठीक उल्टा होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध जो है मुख्य रूप से जो झुकाव है वो सूर्य की ओर है, और सूर्य की ओर होने के कारण सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा मकर रेखा पर पड़ता है, जो कि यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इस पर पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत होता है 21 दिसंबर को, और 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। चलते हैं इसमें और डिटेल में देखें तो 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सबसे अधिक झुका होता है, इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध सबसे छोटा दिन होता है। इसी प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत और सबसे लंबा दिन होता है एवं रातें छोटी होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। ये 21 जून की घटना को अभी बताया गया। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर कि हाल ही में निग्लेरिया फ्लोरी अमीबा सुर्खियों में रहा। यह किस देश में तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में निग्लेरिया फ्लोरी सुर्खियों में रहा। यह एक एकल कोशिका वाला अमीबा है, जो मस्तिष्क खाने वाला अमीबा इसे कहा जाता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। यह अमीबा अमेरिका में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ये खबर जो सामने है वह कुछ इस तरीके से है कि आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में एलुरु नामक एक रहस्यमय बीमारी को अभी हाल ही में देखा गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के कई जिलों में इस बीमारी से कई लोगों की मृत्यु भी देखी गई। तो अमीबा आमतौर पर यह अमीबा गर्म ताज़े पानी में पाया जाता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन ने अमीबा को सर्दियों में रहने और फैलने में मदद की है। तो इसको फैलने के लिए एक कारण जलवायु परिवर्तन को भी माना जा रहा है, और यह 36 डिग्री सेल्सियस पर तेज़ी से बढ़ता है। यह अमीबा नाक के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है और नाक से मस्तिष्क तक पहुंचता है, और जहां यह मस्तिष्क के ऊतकों को खाना शुरू कर देता है। तो इसे ब्रेन ईटिंग
अमीबा इसी कारण कहा जाता है। इसका एक अनोखा तथ्य यह है कि यदि ये अमीबा मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है तो ये मानव शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिससे इससे होने वाली जो एक प्रकार की बीमारी है प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस वो नहीं होता है। यानी कि अगर नाक के माध्यम से जाए तो इससे होने वाली बीमारी प्राइमरी एमीबी मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस होता है, जिससे यह मस्तिष्क के ऊतक को खाना शुरू कर देता है और एक समय के बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह अगर मुंह के माध्यम से प्रवेश करता है तो यह बीमारी नहीं होती है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के अंतर्गत 25 दिसंबर 2020 को 18,000 करोड़ रुपए की किस्त जारी की। ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री वृद्धावस्था योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना या प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18,000 रुपये की किस्त जारी 18,000 करोड़ की किस्त जारी की। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम निधि केंद्र सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय 2022 तक दोगुना करना है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर वित्त वर्ष में किसानों के बैंक खातों में कुल 6,000 रुपये के ट्रांसफ़र करती है और ये 6,000 रुपये 2,000 रुपये की 3 किस्त से सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में की गई। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया है। ऑप्शन है 2023, 2024, 2025, इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा 2023 तक। हाल ही में फीफा ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को रद्द कर दिया है और यह विश्व कप अब 2023 में आयोजित किए जाएंगे, जो कि इंडोनेशिया में अंडर 20 का आयोजन होगा और पेरू में अंडर 17 का आयोजन किया जाएगा। फीफा की स्थापना 1904 में फीफा की स्थापना 1904 में बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और स्पेन और स्विट्ज़रलैंड के संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। और फीफा की जो स्थापना है वह स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत जो कानून हैं संघ को बनाने के उसमें उसकी स्थापना की गई थी। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर कि सुशासन दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 25 दिसंबर। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ और उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इसके बाद 1977 में वह आम चुनाव में जनता पार्टी की जीत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री के पद दिया गया था। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार वह 1996 में प्रधानमंत्री रहे, हालांकि उनका कार्यकाल केवल तब मात्र 3 दिन का था, लेकिन दूसरी बार 1998 से 1999 के बीच वे 11 महीनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1999 से 2004 के बीच वे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 4 दशक तक भारतीय संसद के सदस्य रहे, जिसमें वे 10 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई जाती है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर। तो इसका आंसर है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 1861 को महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे 3 बार 1909, 1918 और 1932-33 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने उन्हें
महामना की उपाधि प्रदान की थी। उन्हें महामना भी कहा जाता था। 1887 में उन्होंने पत्रकारिता करियर से अपनी शुरुआत की और उन्होंने हिंदुस्तान नामक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में कार्य करना शुरू किया। उसके बाद 1889 में इंडियन ओपिनियन के वे संपादक बने। इसके साथ ही 1909 में उन्होंने स्वयं हिंदी साप्ताहिक पत्रिका अभ्युदय की शुरुआत की और 1910 में उन्होंने मर्यादा नामक हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत की। 1924 में उन्होंने लाला लाजपत राय और M.R. जयकर और घनश्याम दास बिरला की सहायता से हिंदुस्तान टाइम्स का अधिग्रहण किया और उसे बंद होने से बचाया। उनके प्रयासों से 1936 में हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी संस्करण हिंदुस्तान की भी शुरुआत की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवंबर 1946 को इलाहाबाद में हुआ और उन्हें भारत सरकार द्वारा 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को कब से पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021। तो इसका आंसर होगा जनवरी 2021। हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2021 से फास्टैग पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। इसका संचालन राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। फास्टैग के द्वारा टोल प्लाजा में रुके बिना ही व्यक्ति के खाते से टोल चार्ज अपने आप ही कट जाएगा और अब टोल कर अदा करने के लिए गाड़ी रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके द्वारा। और फास्टैग के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड का उपयोग करती है और यह उन टैग्स को डिटेक्ट करती है जिनमें इलेक्ट्रॉनिकली सूचना स्टोर की जाती है। तो चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो ये यहाँ तक हमारे थे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया गया? ऑप्शन है नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।